हेलो फ्रेंड्स, अभी हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो के अपडेट मिलते रहें। हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आज हम इलेक्ट्रिक करंट के लेक्चर नंबर 2 में धारा घनत्व या करंट डेंसिटी और ओम्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मेरे पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट फर्स्ट वीडियो जो है आपका इंट्रोडक्शन था कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, तो आप उसको पहले देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपका इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरा जो वीडियो है आपका उसको देखिए, फिर उससे आप लेके आपका इलेक्ट्रिक करंट का सेकेंड लेक्चर देखिए। ठीक है, तो आपका जो करंट डेंसिटी है, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो धारा होती है वो एक अदिश राशि है। ठीक है, लेकिन उसी सेम क्वांटिटीज की एक आपका ये करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व, ये आपका क्या है, सदिश राशि कहलाती है। ठीक है, ये आपका सदिश राशि होते हैं। और जो धारा आपका इलेक्ट्रिक करंट था वह अदिश राशि है। मैंने वहां बताया था कि वह जो आपका सदिश का नियम जो होता है वो थर्ड लॉ को फॉलो नहीं करता है, जिसके कारण आपका क्या था, वो अदिश राशि कहलाती है। सेम क्वांटिटीज की यहाँ आपका एक दूसरा क्वांटिटीज जिसे हम धारा घनत्व कहते हैं, ये आपका सदिश राशि कहलाती है। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं। ये क्या होता है कि किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहलाते हैं। ठीक है, कहते हैं इसे J से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कि J=I/A। ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल। तो आइए देख लेते हैं। ये आपका चालक तार है, कंडक्टर है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन यानी आवेश इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की जो आपका डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और जो आपका एरिया, ठीक है, एरिया का जो डायरेक्शन है आपका करंट डेंसिटी के करंट जिधर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में। ठीक है, एरिया वेक्टर। ठीक है, आपका एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन उसी, और जो धारा घनत्व है उसकी भी डायरेक्शन धारा के डायरेक्शन में ही है। ठीक है, और यहाँ पे एक हम ले लेते हैं आपका, यहाँ पे कोई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसे हम ए कहते हैं, ये कोई यहाँ पे हमने कर दिया है जो इस कंडक्टर से क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अभिलंबवत, यानी इस चालक के क्या है, अभिलंबवत। ठीक है, इस चालक तार के अभिलंबवत हमने यहाँ पे ए क्षेत्रफल का एक अनुप्रस्थ काट लिया है। ठीक है, तो यदि इसमें हम एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो इसका डायरेक्शन धारा के लॉन्ग होगा, और ये जो रखते हैं हम ठीक धारा की दिशा में जिधर है उसके परपेंडिकुलर, तब हम कहते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली, ठीक है, धारा के लंबवत। ये आपका धारा की डायरेक्शन है, और इसके ठीक परपेंडिकुलर हम क्या रख दिए हैं, ए काट वाले क्षेत्रफल। ठीक है, ए काट क्षेत्रफल वाले किसी हम यहाँ पे मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको स्पष्ट हो गया कि किसी चालक में किसी बिंदु पर, मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, तो प्रति एकांक लंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस पे क्या कहते हैं, इस बिंदु पे धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो जिसकी डायरेक्शन धारा की दिशा में होती है। ठीक है, तो हमेशा आपका जो एरिया होता है आपका धारा के डायरेक्शन के अभिलंबवत होता है, और जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा, जो एरिया होता है वह धारा के डायरेक्शन के अभिलंबवत होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो एरिया वेक्टर है, इसका यहाँ पे यदि हम ए का जो एरिया वेक्टर यहाँ से तो इस डायरेक्शन में होगा, तो धारा की ही दिशा में होगा एरिया वेक्टर, लेकिन जो आपका एरिया है वह धारा की क्या होना चाहिए, अभिलंबवत होना चाहिए। ठीक है, तो यह एक आपका सदिश राशि कहलाती है। ठीक है, धारा घनत्व जो आपका है सदिश राशि कहलाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो धारा घनत्व वह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, जो आपका धारा यानी कि जे है वह आपके एरिया यानी कि इस वाले पे डिपेंड करता है। ये जो काट है आपका अनुप्रस्थ काट जिसका हम लिए हैं यहाँ पे, ए पे डिपेंड करता है। ठीक है,
यानी कि इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अलग अलग होने पर धारा का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे जैसे आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपका घटेगा आपका, वैसे भी धारा भी घटेगी, और अगर बढ़ेगा तो धारा घनत्व भी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन इस कंडक्टर में धारा समान रूप से क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है या बह रही है। तो ये आपका जो एरिया यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, यहाँ जो हम कट लिए हैं इसमें इस पॉइंट पे, तो यहाँ जो होगा वो धारा पे निर्भर नहीं करता है, यानी कि जो धारा होता है वो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। लेकिन J = I/A होता है, लेकिन या जो धारा होता है इलेक्ट्रिक करंट वो आपका अनुप्रस्थ काट यानी कि अनुप्रस्थ का काट का क्षेत्रफल भिन्न भिन्न होने पर ये उसके मान पर, धारा के मान पर कोई इफेक्ट नहीं, वो कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा। कंडक्टर में जितना धारा आपका बह रही है वो हमेशा आपका क्या है, बहता रहेगा, ठीक है। तो आपका कि पहला जो धारा घनत्व वो एरिया पे डिपेंड करती है, और लेकिन जो धारा होता है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, वो हमेशा कंडक्टर में अल्टरनेट आपका फ्लो होता रहता है, ठीक है। अब यदि इससे हम धारा जो हम इस वाले पॉइंट यानी ए पे लिए हैं, इस काट का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो ए है धारा के अभिलंबवत है, बह रही है, अगर हम इसे अभिलंबवत ना लेकर यदि हम इस डायरेक्शन में ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, यदि थोड़ा सा हम इसको 45 एंगल पे हम रोटेट कर देते हैं इस डायरेक्शन में, तो हमें जब भी लेना है हमें हमेशा परपेंडिकुलर लेना है। एरिया जो एरिया की डायरेक्शन होगा वो हमेशा जो करंट फ्लो हो रहा है उसके परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर परपेंडिकुलर लेंगे तो थीटा है, तो जो यहाँ वाला जो है एरिया का जो आपका जो करंट का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर, यानी कि इसका जो एक थीटा है इसका परपेंडिकुलर जो आपका क्या कहते हैं कंपोनेंट्स होगा, एरिया कंपोनेंट्स, यानी एक cos थीटा उसको हम लेंगे, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक करंट के यानी ए साइन थीटा आपका जो कंपोनेंट्स एरिया कंपोनेंट्स है वो इलेक्ट्रिक करंट के पैरेलल यानी उसी के थ्रू में होगा, लेकिन हमें परपेंडिकुलर हमेशा लेना है, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम यदि यहाँ पे थीटा है तो ए cos थीटा इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, यानी कि एरिया ए cos थीटा जो एरिया कंपोनेंट्स है हम उसको लेंगे, ठीक है। ए साइन थीटा को नहीं लेंगे क्योंकि ए साइन थीटा जो है धारा की दिशा में ही है, इसलिए उसको हम नहीं लेंगे, हमेशा हमें परपेंडिकुलर वाला लेना है। तो आपका हो जाएगा I = एरिया आपका हो जाएगा ए cos थीटा, ठीक है। धारा के आपका परपेंडिकुलर, करंट के परपेंडिकुलर दिशा में जो कंपोनेंट्स होगा एरिया कंपोनेंट्स उसी को हम लेंगे, ठीक है। तो I = अब हो जाएगा आपका ए cos थीटा, तो यहाँ से हम I = लिख सकते हैं JA cos थीटा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वेक्टर रूप में लिखना चाहे तो I = होता है J × A, ठीक। यदि हम यहाँ पे एरिया के हम लेते हैं और यदि हम एरिया वेक्टर पे लेते हैं तो यहाँ पर अगर एरिया वेक्टर आपका कितना है, मान लेते हैं ए है, ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं आपका थीटा है, तो चाहे एरिया में लीजिए चाहे यहाँ थीटा, तो इसके अभिलंबवत कौन सा होगा, ए cos थीटा, ए साइन थीटा आपका क्या इसके धारा के पैरेलल हो जाएगा। तो चाहे हम एरिया के लॉन्ग निकालें चाहे एरिया वेक्टर के लॉन्ग निकालें, दोनों में हमें जो एरिया वेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर में कंपोनेंट्स मिलेगा ए cos थीटा मिलेगा, ठीक है। तो I = हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में J × A, ठीक है। इसका यूनिट देख लेते हैं, तो यूनिट आपका J = होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और जो बीमा होती है आपका AM-2, ठीक है, ये आपका क्या है बीमा है, ठीक। अब ये रहा आपका धारा घनत्व, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझिएगा कि ओम्स लॉ होता क्या है, कि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी कि यदि ताप, दाब आदि जैसे भौतिक अवस्थाएं हैं, अगर हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यदि में भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, तो चालक के सिरों पर, ठीक है, लगने वाला विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, नियत होता है, ठीक है। यदि हम किसी भौतिक अवस्था को
अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो हमें जो चालक के सिरों पे विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। ठीक है, मान लेते हैं ये आपका कोई कंडक्टर है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रहा है और जिसका वोल्टेज आपका क्या है, V है। ठीक है, यदि चालक के सिरों का विभवांतर आपका V है और उसमें बहने वाली धारा का मान I है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि V जो होता है प्रोपोर्शनल टू I, यानी जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और जिससे आपका वोल्टेज आपका क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम धारा प्रवाहित करेंगे कंडक्टर में या आपका सर्किट में, तो इससे वैसे आपका वोल्टेज भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी 1 वोल्ट का यदि हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो हमारा जो कंडक्टर है आपका 1 एम्पियर बढ़ेगा, उसमें धारा आपका 1 एम्पियर बहेगी। यदि हम 2 वोल्ट का, यदि 2 एम्पियर की धारा लेते हैं तो 2 वोल्ट का भी हमें वहां पे कंडक्टर में वोल्टेज ऑब्टेन होगी। यानी कि V प्रोपोर्शनल टू I, जितना हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही धारा प्रवाह होगा। ठीक है, तो V प्रोपोर्शनल टू I यानी V इक्वल टू R इंटू I। तो यहाँ से हमें प्रतिरोध, ओम्स लॉ या प्रतिरोध का डिफिनीशन, ठीक है, दोनों एक ही है। तो V अपॉन I इक्वल टू R, तो यहाँ पे जो R आपका कांस्टेंट है इसे हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है जिसे हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ से आपको वैद्युत प्रतिरोध का आपका डिफिनीशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वैद्युत प्रतिरोध होता क्या है और ओम्स लॉ दोनों आपका एक ही है। ठीक है, तो यहाँ से वैद्युत प्रतिरोध का हम निकाल लेते हैं डिफिनीशन कि किसी पदार्थ के सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध। यानी जो पदार्थ के सिरों के बीच जो विभवांतर I है वो जो आपका उसमें धारा प्रवाहित हो रही है और वोल्टेज है V और जो धारा प्रवाहित हो रही है I, इन दोनों के अनुपात को हम कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, तो ये आपका प्रतिरोध कहलाएगा। तो ओम्स का लॉ केवल आपका धातु या कंडक्टर के पदार्थ के लिए ही होता है। ठीक है, यानी केवल ये आपका चालक में ही होता है। ओम्स लॉ केवल चालक में ही आपका नियम फॉलो होता है केवल कंडक्टर में, तो ये याद रखे रहिएगा। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, R इक्वल टू V यानी कि वोल्ट, I इक्वल टू एम्पियर। ठीक है, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर, इसी को हम कहते हैं ओम। ठीक है, इसी को हम कहते हैं ओम। अब डायमेंशन ml स्क्वायर T माइनस 3a माइनस 2 यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, V अपॉन I, तो W अपॉन भी I कर सकते हैं। V इक्वल टू W होता है, तो W कार्य का मात्रा जो को बीमा होगा और I का आप उससे निकाल सकते हो ml स्क्वायर T माइनस 3a माइनस 2। ठीक है, तो ये आपका डायमेंशन हो जाएगा। यदि हम सर्किट देख लें कि यदि आपका एक सर्किट है जिसमें आपका A और B कोई दो सिरा है जिसके बीच का विभवांतर आपका V है और उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। यदि I धारा प्रवाहित हो रही है, अगर उसका रेजिस्टेंस यानी आपका R हो, तो आपका जो वोल्टेज होता है उसमें V बराबर I इंटू R होता है। ठीक है, ये आपका ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये सर्किट है। यदि कि दो विभवांतर के दोनों सिरे का A और B के बीच का जो विभवांतर V है और इसमें सर्किट में जो धारा प्रवाहित हो रही है I है, तो और उसमें जो रेजिस्टेंस R है, ठीक है, तब आपका जो सर्किट का विभवांतर होगा V बराबर I इंटू R होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे सर्किट। ठीक है, यदि हम V यानी वोल्टेज, आपका जो वोल्टेज है और I, अगर इनके बीच हम ग्राफ खींचते हैं तब आपका कैसा ऑब्टेन होता है, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम बता रहे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू I, यानी जैसे वोल्टेज हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका धारा का मान बढ़ेगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं V अपॉन I, यानी इन दोनों का जो अनुपात है वह R यानी प्रतिरोध के जो कांस्टेंट है यहाँ पे इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो यदि हम VI ग्राफ खींचते हैं वोल्टेज, आपका वोल्टेज और धारा में, तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइट आपका प्राप्त होता है जिसमें हमें R, यहाँ पे आपका V अपॉन R, ये आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ही है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो V अपॉन I आया कहाँ से, यदि हम ग्राफ को देखें तो I आपका और इस डायरेक्शन में V है। यदि अगर इनसे हम यहाँ पे अगर देखा जाए 1 वोल्ट का यदि हम यहाँ पे देते हैं तो यहाँ पे हमें
1 वोल्ट का ही आपका 1 एम्पियर का ही हमें धारा यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, यदि हम यहाँ 2 देते हैं तो 2, यानी कहने का मतलब कि अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, यानी कि हमें जो कर्व ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं स्लोप। तो V/I कहाँ से आया तो देख लेते हैं कि यदि मान लेते हैं ये I है और ये आपका V है, अगर इनके बीच का हम मान लेते हैं थीटा है, तो हमें स्लोप निकालना है। तो स्लोप यानी कि टेन थीटा, तो ये आपका हम यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। तो यदि टेन थीटा निकालते हैं तो एक्स एक्सिस का वैल्यू लेते हैं और वाई एक्सिस, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस का वैल्यू आपका कितना है, V है। वाई एक्सिस का यहाँ पे लेंगे, इस वाले डायरेक्शन में y होगा, इस वाले में आपका x होगा। तो टेन थीटा बराबर होता है एक्स एक्सिस अपन वाई एक्सिस का जो वैल्यू होता है। तो एक्स एक्सिस के लाएंगे आपका V है और यहाँ पे हम वाई एक्सिस का लेते हैं तो आपका I है। तो टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा, और ये थीटा है तो आपका ये भी थीटा होगा। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि टेन थीटा बराबर हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो आपका V/I। ठीक है, तो V/I हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, आपका ये आपका R यानी कि प्रतिरोध कहलाता है, यानी कि रेजिस्टेंस R। तो ये आ गया आपका R बराबर V/I। ठीक है, अगर हम 1/R कह देंगे इसी को, तो यही आपका हो जाता है विद्युत चालकता। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ आपको समझ में आ गया कि हम जैसे जैसे आपका वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका धारा भी बहेगा, जिससे हमें जो एक कर्व ऑब्टेन होगा, जो आपका स्ट्रेट लाइन आपका कर्व होगा, ग्राफ होगा, जिसका आपका रेजिस्टेंस आपका R होगा और वो V/I के बराबर होगा। ठीक है, दोनों का अनुपात। तो जो विद्युत चालकता होती है, आइए देखते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। ठीक है, कंडक्टेंस यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। तो ये क्या होती है, किसी पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम उसकी विद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रतिरोध का जस्ट उल्टा ही हमें क्या कहलाता है, विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। ठीक है, तो इसे हम G से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि G इक्वल टू होता है 1/R, यानी कि R का वैल्यू होता है आपका V/I। तो 1/R का वैल्यू हो जाएगा I/V। यहाँ से हम I/V ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हम आपका विद्युत चालकता बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका जो प्रतिरोध है घटेगा। ठीक है, और जैसे जैसे हम विद्युत चालकता कम करेंगे वैसे वैसे आपका जो प्रतिरोध है क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, और इसका जो मात्रक होता है ओम इनवर्स होता है। ठीक, और जो बीमा होगा वो M-1 L-2 T-3 A के स्क्वायर। ठीक है, A2। तो ये आपका विद्युत चालकता हुआ। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बताएंगे कि विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं। वो आपका वहां से आपका इलेक्ट्रिक करंट का मेन आपका चैप्टर आपका वहां से शुरू होगा। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया हो। ओम्स लॉ और आपका विद्युत चालकता जो है किसे कहते हैं, और धारा घनत्व। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। ठीक है।